नमस्कार, आपका स्वागत है लद्दाख से सिटी सेंटर शो में। लद्दाख में जो पूर्वी लद्दाख है, खासकर वहां पर सीमा पर अब भी तनाव बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज खुद वायुसेना प्रमुख लेह के एयरफोर्स बेस पहुंचे और जो वायुसेना की तैयारियां हैं उसका वो जायजा ले रहे थे। यही वजह रही कि दिन भर लेह के आसमान में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ते रहे। अच्छी बात यह भी है कि जो 76 सैनिक घायल हुए थे भारत चीन सैनिकों के बीच हुए स्टैंड ऑफ में, उनकी हालत बेहतर है और सेना की माने तो वो जल्द ही वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। हमारा लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है। आज जो सीमावर्ती गांव है वहां के जो काउंसलर्स थे उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि लगभग 20 दिनों से वहां पर दूर संचार सेवाएं ठप हैं, तो जल्द ये सेवाएं वापस शुरू की जाएं। और उनमें नाराजगी भी है, वो यही कह रहे हैं कि इस बार चीन ने हद पार की है, उसको एक कड़ा संदेश देना जरूरी है। भारत चीन सैनिकों के बीच हुए स्टैंड ऑफ में जो बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के वैशाली से जय किशोर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए बहुत लोग जुड़े। समस्तीपुर के अमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर भी उनके पैतृक गांव ले जाया गया। इस दौरान कोई उन पर फूल बरसा रहा था तो कोई उन्हें सैल्यूट कर रहा था। ऐसा ही नजारा बिहार के आरा में भी दिखा, जहां चंदन यादव को श्रद्धांजलि देने लोग जमा हुए। चीन के साथ झड़प में बिहार के 5 जवान थे। बिहार सरकार ने हर जवान के परिवार वालों को 36 लाख के अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रयागराज में दीपक सिंह, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में राजेश ओरांग और उड़ीसा के मयूरभंज में नादूराम सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। हम आपको दिखाते हैं, जब बिहार में जय किशोर सिंह को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो वहां पर पहुंचे लोगों की आंखें नम हो गई। रात को 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। पूर्वी लद्दाख में जो गांव हैं भारतीय चीन सीमा पर, वहां क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमने वहां डेमचौक और चुमुर गांव के काउंसलर से बात की और जाना कि वहां लोग कैसे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और लगातार
तनाव तो बना ही हुआ है भारत चीन के बीच, और जो तमाम बॉर्डर के गांव हैं वहां पर पिछले 1 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहे, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन लाइन है वो बंद है, इंटरनेट डेटा बंद है। हमारे साथ बॉर्डर के गांव से, उन इलाकों से 2 काउंसलर हैं जो कि यहां पर पहुंचे हैं। लगभग 300 किलोमीटर तय करके इन्होंने एक डेलीगेशन के साथ लाए हैं। इन्होंने एक लेटर भी लिखा है और कहा है कि सरकार से कि जो लाइन्स हैं वो चालू की जाए। इनसे ही जानते हैं कि क्या है वहां के हाल, क्योंकि यहां से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं, मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ के काउंसलर हैं आप? सर, मेरा नाम गुरमीत दौरजी, मैं चुमूर ज़ीरो बॉर्डर का मैं काउंसलर हूँ सर। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो गांव में 20 दिन से ज़्यादा हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल ठप है। तो उसकी वजह से नंबर फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन, सेकेंडली जो ना ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोग परेशान है। साथ ही साथ जो ना हमारा जो बॉर्डर के रहने वाले जो लोग जो ना 80-90% जो ना बिल्कुल नोमैडिक लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट है, तो उस हिसाब से लोग थोड़ा परेशान है। साथ ही साथ जो ना हमारे जितने भी बॉर्डर के रहने वाले टेलीकम्युनिकेशन ना होने की वजह से, अभी पैंडेमिक की वजह से जो जितना भी स्टूडेंट है वहाँ पे जो एजुकेशन जो ना बिल्कुल मेरे ख्याल में सही तौर पर नहीं मिल पा रहा है। जो भारत चीन के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है, कि उसको लेकर के भी वहां पर बॉर्डर के गांव में कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? लोगों में क्या डर है? कुछ लोगों में तो मेन ये है कि सबसे पहले जो ना डर भी है, सबसे पहले उनका जो लाइफ स्टॉक जो ना मेरे ख्याल में मोर्टेलिटी होने का ज़्यादा डर है, क्योंकि लोग उस पर डिपेंडेंट है, लोग परेशान है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो चाइना साइड का जो आर्मी हो या इंडिया साइड का आर्मी हो, जो ना ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम पता ना होने की वजह से जाने नहीं दे रहा। मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हें भी हमारे एम्बेसडर है, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार जो ना तिब्बत साइड का नोमेड और हमारे इंडिया साइड का नोमेड दोनों आपस में रख के जो ना उनको जो ना अपना ग्रेज लाइन कहाँ से कहाँ तक है वो तय करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर जो उस साइड का हो, चाइना साइड का हो, इंडिया साइड का हो, दोनों आर्मी जो ना मेरे ख्याल में 6 महीने से 12 महीने का उनका टेन्योर होता है, उसके बाद जो ना चेंज होते जा रहा है। मेरे ख्याल में 40 to 45 ईयर में जो ना एक यूनिट को हमें पिंग पॉइंट नहीं कर सकता है। जिन्हें भी आज तक आया हुआ है मेरे ख्याल में दोनों को ट्रेडिशनल ग्रेजिंग सिस्टम पता नहीं होता है। उसके वजह से आज तक थोड़ा बहुत, पहले तो 1 फुट 1 मीटर 1 जो किलोमीटर के हिसाब से, आज की डेट में तो पता नहीं ज़्यादा हो रहा है। तो उस बेसिस पे एक बार हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, आज तक थोड़ा सा बॉर्डर सेफ है तो नोमेड की वजह से सेफ है, नहीं तो अगर नोमेड वहाँ से हट जाएगा तो मेरे ख्याल नोमेड से बात करना चाहिए। नोमेड से बात करना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम तुफ्तान आचुक है, मैं युमा कंस्टिट्यूंसी का काउंसलर हूँ। तो मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर में भी देमचौक जो मेन जो ज़ीरो बॉर्डर है, हनले जुरसर है, फिर सागा है, तो सारे लास्ट विलेज टू द बॉर्डर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी। सर, क्या हालात है वहाँ तो पर? अभी तो हालात तो ऐसा गलबन जैसा तो नहीं है, तो फिर भी हम सारे थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। गलवन इतना अभी तक ले गया, अभी वो पीछे नहीं हट रहा है। इसके मतलब है ये गलवन से सुधार होने के बाद धीरे धीरे हमारा बॉर्डर में भी देमचौक, कुयुल, सागा, हानले जैसे में कब्जा करने का चांसेस है। इसके लिए हमारा थोड़ा सा पूरा एक्टिव होने की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी हो, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सारे थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। तो बाकी जो है हमारा देमचौक का इलाका है तो हरकत करते रहता है, आते रहता है, फिर हमारा नोमैड को थोड़ा छेड़छाड़ करते रहता है। जो नोमैड को ग्रेजिंग पर्चर लैंड है उसको हरकत करने लेता है, आने नहीं देता है, भगने का कोशिश करता है पीछे। तो रिसेंटली 1.5 साल हो गया था, हमारा देमचौक में नेलुंग बोल के एक एरिया है, समर पर्चर लैंड है, वो चाइना ने कब्जा कर चुका है। तो हमारा एमपी सब बोलता है कि 1 इंच भी नहीं लेके गया। वो कैसा बोलता है? तो 1 इंच तो छोड़ो सर, सारे हमारा देमचौक का, नोमेड का, समर पर्चालन जो एरिया जो है उसका नाम है नीलुंग बोलता है, वो ले चुका है अभी। फिर रिसेंटली जो तुम तेले है, हमारा जो विंटर पर्चालन है
वहाँ चुशुल वाला भी वहाँ आता है, सागा वाला भी जाता है, नुमा वाला। कह रहे हैं कि वो एस्केलेट करता रहता है चैनल लगातार। अभी वहाँ से भी सर रिसेंटली लेके गया है, रिसेंटली कम से कम 35 फुट चाइना पीएलए लेके गया है, हमने भी छोड़ दिया। तो इसके लिए सर हमारा थोड़ा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वो जो ले गया तो वो जो गलवान के कब ये सारे भी ले जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए आपके घर तक कोरोना जांच के लिए पहुंचेगी लैब। अंदर कोई नहीं जाएगा। हरियाणा में 72 घंटे से ज्यादा रुकना है तो सरल पोर्टल के जरिए करवाना होगा पंजीकरण। कहां और किससे मिलना है ये भी बताना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार का फैसला। दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी, सस्ता होगा कोरोना का इलाज। अमित शाह की बनाई कमेटी ने तय किए अस्पतालों के रेट। 25,000 में मिलने वाला साधारण आइसोलेशन बेड अब 8 से 10,000 में मिलेगा। पटना के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। बारिश के चलते कई हिस्सों में भरा पानी। गलियों में पानी भरने के चलते लोगों ने झेली परेशानियां। अब बात करते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, जिनकी हालत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन कोरोना से पीड़ित हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बुखार भी बना हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक सत्येंद्र जैन का निमोनिया बढ़ गया है। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। साथ ही राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से हटाकर अब उन्हें मैक्स अस्पताल साकेत में शिफ्ट किया गया है। टेस्टिंग सेंटर दूर है और कोरोना जांच होनी है तो चलती फिरती लैब आपके दरवाजे तक आएगी। 8 दिनों में पहली बार तैयार ये मोबाइल लैब कंटेनमेंट जोन जैसे इलाकों में कारगर साबित हो सकती है। इसमें तमाम वो उपकरण हैं जिसमें सैंपल लेने से लेकर रिपोर्ट देने तक काम हो सकता है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। ये मोबाइल लैब है, एक गाड़ी जिसमें लैब के सभी उपकरण मौजूद हैं। चलती फिरती ये लैब दूर के इलाकों के कंटेनमेंट जोन में कोरोना संदिग्धों का टेस्ट कर सकती है। फिलहाल इसकी क्षमता हर दिन 250 टेस्ट करने की है। तो देश में रूरल एरियाज में जहां स्थापित लेबोरेटरीज नहीं है, वहां से सैंपल्स को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। तो एक प्रकार से ये कॉम्पैक्ट और सब प्रकार की ब्रॉड सुविधाओं से हर तरीके से जिसे कहते हैं सुसज्जित ये लेबोरेटरी है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको इसमें से डिसएंगेज करके इसको रेलवे के माध्यम से भी इसको कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस वैन के जरिए फिलहाल 50 RT-PCR और 200 एलाइजा टेस्ट रोजाना हो सकते हैं। स्वैब हो या फिर ब्लड से होने वाला टेस्ट, दोनों की व्यवस्था इसमें मौजूद है। टेस्ट का रिजल्ट जो है आपका हाफ एन आवर से लेकर 1 घंटे का टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि कितने पेशेंट हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है और कंटेनमेंट जोन है, तो उसी सोसाइटी में जाके या उसी एरिया में जाके इस चीज को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जा सकता है। टेस्टिंग वो हथियार है जिसके जरिए कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। अब तक देश में 64,26,627 टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में यानी 18 जून को अब तक सबसे ज्यादा 1,76,959 टेस्ट किए गए। लड़ाई लंबी है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जीतने का अहम जरिया, लिहाजा नए नए तरीकों को लेकर कोशिश जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आज के लिए सिटी सेंटर शो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।